बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमने अपनी पहली क्लास में कुछ जो है जार्गन सीखे थे, कुछ ओवरव्यू लिया था ऑडिट का, जिसमें मैंने ये कहा था कि भाई ऑडिट होता क्या है, जल्दी बता दो। कि हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है, चेक करना है। सही है जी, जांच पड़ताल करना। ओके जी। फिर मैंने ये कहा था आपको ये बता दो कि ऑडिट होता क्यों है। क्यों होता है भाई? टू एनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ users, and user can be bank, shareholder, regulatory authority, anyone। सही है जी, ये हो गया भाई। फिर मैंने कहा कि अब अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बता दो क्या होता है। वेरी गुड, टू ऑब्टेन एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। फिर मैं अगर तीसरा सवाल करूं कि हाउ डू यू ऑब्टेन एश्योरेंस, ऑडिट एविडेंस। और सबूत इकट्ठा करने के लिए आपने बहुत सारे काम करने होते हैं जो हम पूरे ऑडिट के टेन्योर में सीखेंगे। ये बात हो गई। हमने ये चीजें समझने के बाद हमने ये कहा था कि भाई एक बंदे को अगर ऑडिट करना है तो दैट पर्सन हैज टू बी इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उस बंदे ने कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट उस कंपनी में नहीं रखा हुआ हो। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे शेयर्स उस कंपनी में नहीं हो, मेरा कोई फैमिली रिलेटिव उस कंपनी में ना हो, ताकि आप इंडिपेंडेंटली अच्छे से ऑडिट परफॉर्म कर पाए। ये बात हो गई थी हमारी। इसके बाद हमने ये सीखा था कि भाई चले, हमने ये भी सीख लिया कि एन ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंस के बाद मैंने ये कहा था क्या आप ऑडिट करना शुरू कर सकते हैं। फिर एंगेजमेंट एग्रीमेंट होगा। अच्छा, एंगेजमेंट एग्रीमेंट होना लाजमी है। यस। अच्छा, उसमें कुछ जिम्मेदारियां लिखी जाती हैं उसकी और हमारी। उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, वो हमें हर वो चीज डेटा प्रोवाइड करेगा जो हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी हर इंक्वायरी का जवाब देगा। क्योंकि अगर वो हमारी इंक्वायरी का जवाब नहीं देगा तो मुझे सबूत, और मैं उससे अगर एविडेंस मांगूंगा, कोई इनवॉइसेस मांगूंगा, तो उसको देना उस पर वाजिब है, क्योंकि वो एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिख दिया गया है। उसमें मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं दूंगा ऑडिट रिपोर्ट, और मैं उसमें लिखूंगा कि मैं ऑडिट करूंगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत। दैट्स इट। तो ये उसमें बातें लिखी भी होंगी जो अलग से चैप्टर भी है हमारा। अच्छा भाई, फिर मैंने ये कहा था बिफोर यू गाइस स्टार्ट ऑडिट, ऑडिट को शुरू करने से पहले आपने करनी होती है रिस्क असेसमेंट। आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो बच्चा अगर सही से नहीं समझे तो वो जिंदगी में भी रुसवा होगा और इस पेपर में भी। तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में लेके चलेंगे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट के ऑडिट पे जाता हूं या अपनी टीम को भेजता हूं, तो पहले पूरी रिस्क असेसमेंट करता हूं, टीम को बिठाता हूं सामने, जिसमें मेरे मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, सीनियर असिस्टेंट सब होते हैं, जिसमें बैठ के हम ये देखते हैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को निकाल के कि मसला कहां कहां हो सकता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर हम ऑडिट डायरेक्ट क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, हम पहले ये क्यों कर रहे हैं कि पहले ये देख लूं कि मसला कहां कहां हो सकता है। इसका एक जवाब है, अगर आप लोगों ने समझे बगैर, रिस्क आइडेंटिफाई किए बगैर ऑडिट किया तो आप बना दिए जाएंगे बेवकूफ। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अभी पूरी एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा कि अगर आपने समझे बगैर ऑडिट किया और रिस्क को आइडेंटिफाई किए बगैर ऑडिट किया तो आप बन जाएंगे बेवकूफ जब आप ऑडिट कर रहे होंगे। कैसे, उस एग्जांपल से देखते पर। अगेन सीरीज क्या है, इंडिपेंडेंट होना है, एंगेजमेंट एग्रीमेंट बनना है, और ऑडिट करने से पहले क्या करना है, रिस्क असेस करना है, समझना है। और मैं अगेन कह रहा हूं क्यों, क्यों का जवाब अभी दे रहा हूं बस अगले 5 मिनट में। क्यों, इसलिए क्योंकि अगर आपने समझे बगैर, रिस्क आइडेंटिफाई किए बगैर अगर ऑडिट किया तो आप बना दिए जाएंगे बेवकूफ, जो मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा अपनी पूरी लाइफ की। सही जी, आए देखते हैं। ये सामने, क्योंकि जैसी बात है रमजान चल रहा है तो मैंने एक पर्देदार औरत रखी है यहाँ पे, बिल्कुल एग्जाम्पल है, सच्ची एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है टीसीएस की। टीसीएस हमारा क्लाइंट है, रह चुका है, अब तो खैर नहीं करते इसका ऑडिट। ये खातून आई मेरे पास, ये कहती हैं कि सर मुझे टीसीएस के ऑडिट पे आप पोस्ट करें। मैंने कहा सही है भाई, आपको पोस्ट कर देते हैं, मसले वाली बात नहीं है, मुझे वैसे भी टीम चाहिए थी। मैंने कहा कौन सा हेड करना पसंद करोगी। हेड का मतलब है अकाउंट, यानी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, पीपी, किस चीज को वेरीफाई करने की चाहत रखती हो। इसने कहा वेरीफाई तो सर मुझे सब करना है। मैंने कहा बेटा अभी तुम नहीं आई हो, कोई एक चीज चुन लो। उसने बोला सर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। क्या, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा, अब जरा पहले थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। मैंने कहा चलो भाई, अच्छा मैंने उसको समझाया बगैर भेज दिया। मैंने बोला भाई ये लो, ये तुम्हारा काम है, एक हफ्ते बाद बात करेंगे, तुम क्लाइंट पे जाओ, इस फिगर को वेरीफाई करके आओ, मुझे बताओ करंट ईयर में फिगर कितनी आ रही है।
2165,459। लास्ट ईयर फिगर कितनी आ रही है? 2568,000। अच्छा, अब इस बंदी का काम यह है कि ये 2023 के ऑडिट करने गई है और इसको इस 2.165 मिलियन को वेरीफाई करना है। अच्छा, आप इंसानी दिमाग क्या कहता है, मासूम दिमाग क्या कहता है कि ये जाएगी और बोलेगी कि भाई इसकी इनवॉइसेस निकाल के दे दो। अच्छा, बेसिकली अगर तुम समझो, दिमाग लगाओ, तो टीसीएस की कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या होगी? वैन्स में जाने वाला फ्यूल, खुद सोचो, वैन्स में जाने वाला फ्यूल, इसके अंदर इंश्योरेंस, तो हम ये समझ लेते हैं अभी आसानी के लिए कि इसके अंदर वैन्स में जाने वाला फ्यूल है। ये गई 1 हफ्ते के लिए क्लाइंट के पास गई, क्लाइंट से इसने इनवॉइसेस ली। अच्छा, इनवॉइसेस जाती थी पीएसओ को, क्योंकि ये लोग पीएसओ के पैनल पे थे, पीएसओ से पेट्रोल भरवाते हैं तो सारे पैसे किसको जाएंगे? पीएसओ को। अच्छा, हुआ क्या, बात समझिएगा। इसने इनवॉइसेस निकाल के देखी, सारी इनवॉइसेस को मैच किया, उन सारी इनवॉइसेस का टोटल किसके इक्वल था? 2165,459। ये मेरे पास आ गई, मुझे बोल रही है सर मैं बेहतरीन किस्म का ऑडिट करके आई हूं, 100% चीजें वेरीफाइड हैं, आप बस बोलें कि ओके। मैंने कहा अच्छा, एक बात है। मैंने बोला तुमने एक चीज नोट की कि लास्ट ईयर के मुकाबले में ये एक्सपेंस कम हुआ है, जबकि मार्केट के अंदर प्राइस ऑफ फ्यूल ऊपर गई है। जरा बात समझें, सुनने की बात है वापस से। ये मोहतरमा क्या करके आई? इनवॉइसेस को वेरीफाई करके आई। क्या करके आई? अच्छा, जो इन्होंने इनवॉइसेस को वेरीफाई किया, क्या इसने पहले कोई रिस्क असेसमेंट की थी या ऐसे ही चली गई? ऐसे ही चली गई। मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई बेवकूफ बना दिए जाओगे अगर समझ के नहीं गए। पहले आपने प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करनी है, मसला कहां हो सकता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा मसला होगा, मैं कह रहा हूं मसला हो सकता है। अब हो सकता है कि बीच में ऑडिट है, क्या आपने ऑडिट करके चेक करना है, पहले यू हैव टू पिन पॉइंट के मसला कहां हो सकता है, वो टारगेटेड चीज जाके चेक करनी है, अदरवाइज आपका ऑडिट फजूल है। वरना तो ऐसे तो वो किसी बीकॉम वाले को रख ले, इनवॉइसेस तो वो भी देख लेगा। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ बीकॉम पर्सनल। तो ये दोनों का फर्क आप हैं। आगे सुनते हैं। मैंने कहा भाई तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ऑडिट करके आई हो, तुमने कितनी बेवकूफाना बात की है कि तुम कह रही हो एक्सपेंसेस कम हो गए, मुझे प्रूफ करो एक्सपेंसेस कम कैसे हुए। बोलते से प्रूफ कैसे करूं, मैंने तो 100% वेरीफाई किया। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि इन्होंने तुम्हें फेक इनवॉइसेस दी हैं। कौन सी इनवॉइसेस? फेक इनवॉइसेस। आपका तो क्वेश्चन उनसे होना चाहिए था कि भाई पहले ऑडिट करने से पहले कि ये बताओ कि ये एक्सपेंस कम कैसे हुआ, पहले वो उस बात का जवाब देता, फिर आप ऑडिट करती। इसने क्या किया? डायरेक्ट ऑडिट। यानी जब मैं क्लाइंट पे जाता हूं ना, तो मैं कहता हूं कि भाई पहले क्वेश्चंस का जवाब दो मुझे। अब एक एग्जांपल है, आप सब बच्चों ने इंपेयरमेंट पढ़ी हुई है, ऐसा है? अच्छा भाई, इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं। मैं कल की मीटिंग की बात बता रहा हूं, जो कल हमारे क्लाइंट है, बहुत जाहिर सी बात है अभी चल रहा है तो आई विल नॉट कोट द नेम, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल आता है। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं। हुआ क्या, उसका एक मेजर कस्टमर चला गया। अच्छा, मैं खाली तुम्हें बता रहा हूं रिस्क असेसमेंट की बात है, मैं तुम्हें दुनिया जहां की केस स्टडी सामने ला के रख दूंगा, तुम देखोगे, तुम्हें समझ आएगा यहां पे ये रिस्क है। बट अगेन, ये रट्टाफिकेशन नहीं, अभी मैं तुम्हें बुक भी आज रीड कराऊंगा, उसमें कहता क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क। तो भाई कैसे, वो कैसे तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर देगा, वो हम सीखते हैं। खैर तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अभी जो मैं बता रहा था, पहली एग्जांपल जो दूसरी दे रहा हूं मैं अभी। मैं गया क्लाइंट के ऊपर, उसका एक मेजर कस्टमर था, वो चला गया। अच्छा, आप खुद सोचते हैं, जो मेजर कस्टमर था अगर वो चला गया तो रेवेन्यू। अच्छा, सामने से क्लाइंट मुझे क्या कह रहा है कि यार रेवेन्यू कम हो गया तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी तो कम हुई है। नहीं हुई भाई, अगर एक क्लाइंट है कम हुआ तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो गई। टीसीएस की एग्जांपल ले लो, टीसीएस का एक क्लाइंट था, उसका रेवेन्यू कम हो गया तो पेट्रोल भी तो कम हो गया ना नीचे, क्योंकि उतने की ट्रैवलिंग नहीं होगी। मैंने कहा भाई मैं बात मान गया, पर तुम्हारी फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह है ना, लोगों की सैलरियां नहीं देनी। तो लोगों की सैलरियां अगर देनी है आपने, तो लोगों की सैलरीज देने के लिए आपको क्या चाहिए? कैश फ्लो। लोगों की सैलरी देने के लिए क्या चाहिए? तो मुझे क्लाइंट सामने से क्या कह रहा है, कल की बात बता रहा हूं, आप ये मुझसे सवालात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा भाई मुझे रिस्क है इंपेयरमेंट का, मुझे रिस्क है। अब किसी बंदे के ज़हनो गुमान में ये बात नहीं आती, मेरी टीम बैठी हुई थी लाइन से, अब वो भी बोल रहे कि भाई ये क्या हो गया उसको अचानक से यहाँ पे। तो सीएफओ आ गया बैक फुट पे। सीएफओ कह रहा है ये कैसे कह सकते हैं आप इंपेयरमेंट है। मैंने कहा भाई मुझे बताओ, ये आपने वैन रखी हुई हैं, ये वैन अब आपको कैश जनरेट करके नहीं दे रही, इसकी वैल्यू इन यूज। बोल रहा तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। मैंने कहा 50 साल पुरानी तुम्हारी कार्स हैं, ये वैन्स हैं, कौन खरीदेगा? अब मुझे ये तुम प्रूफ करोगे कि पूरे तुम्हारी वैन्स इतना तुम्हें रिकवर करके देंगी कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से
ज्यादा है। अच्छा, अब मेरी टीम बैठी हुई बोल रही है सर ये तो हमने सोचा ही नहीं भाई, क्योंकि उन्होंने रिस्क असेस नहीं किया। बात थी रिस्क असेसमेंट की। अच्छा, मैंने रिस्क असेसमेंट की, कैसे की, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। पर अगेन आज का मुद्दा क्लास का ये है कि आपने ऑडिट करने से पहले क्या करना है, रिस्क असेस करना। और रिस्क असेस तब करोगे जब तुम समझोगे। रिस्क असेस कब करोगे, जब तुम। अच्छा, इस मोहतरमा की गलती यह है कि इसने एंटिटी को तो समझा, एंटिटी मतलब टीसीएस, पर आपको ये स्टैंडर्ड कहते हैं कि आपने एनवायरनमेंट को भी समझना है। किसको समझना है? अच्छा, आपने ये देखना है कि माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर क्या चल रहा है जो इदारे को इफेक्ट कर रहा है। माहौल के अंदर क्या चल रहा है जो इदारे को। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, एक एंटिटी है जिसका ये ट्रैवलिंग का बिजनेस नहीं है, यानी टीसीएस का बिजनेस नहीं है। अब प्राइस ऊपर जा रही है फ्यूल की, तो क्या इस मार्केट फैक्टर से इस इदारे का कोई ताल्लुक है? नहीं। तो हर चीज हर इदारे पे अप्लाई नहीं होती। अब दो तरीके की अप्रोचेस है, मैं तुम सबसे पूछ लेता हूं, इंक्लूडिंग ऑनलाइन वालों, आपसे भी। पहली अप्रोच, मैं आपको एक पेज पे लिख के दे दूं, ये होगा तो ये कर लेना, ये होगा तो ये कर लेना। तुक्का हुआ तो उसमें से आ गया तो पेपर कर जाओगे, अदरवाइज तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा कि हम समझ लें, हम मेजॉरिटी केस स्टडीज करें जिसमें हमें सोचने का तरीका डेवलप हो जाए। और अगर सोचने का तरीका डेवलप हो गया तो मतलब कोई भी केस स्टडी है मैं उसको आराम से अप्लाई कर सकता हूं। तो आपके ऊपर है, दोनों अप्रोचेस है। देखो, बुक में सारी केस स्टडीज मैंने चीजें डाली हुई हैं, पर अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो रीड जरूर कीजिएगा, बट उस पर ही सिर्फ रिलाई नहीं कीजिएगा, अपना दिमाग चलाइएगा। देखो, मैं कह रहा हूं ना, मेरे लिए बहुत आसान है, बाखुदा मैंने तो पता नहीं कितनी कंपनीज के ऑडिट किए, मैं सारे फैक्टर्स तुम्हारे सामने रख दूंगा। जैसे मैंने तुम्हें एक बेसिक एग्जांपल दी, ये किसी के ज़हनो गुमान में नहीं होता कि इंपेयरमेंट यहां से निकलती है। आपने तो अब तक, तुम खुद बताओ, तुमने FAR 1 का पेपर दिया, इंपेयरमेंट को तुमने सिर्फ इस हद तक किया हुआ है कि एंट्री जाती है, इंपेयरमेंट, लॉस, डेबिट और प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट, क्रेडिट। पर उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन तो ये है जो मैंने तुम्हें बताई। इंपेयरमेंट इंडिकेटर जो तुम कटा के गए थे पेपर में, अल्लाह की कसम ऐसा ही है ना। इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि ऐसी निशानदेही जिससे लगे कि आपका एसेट क्या है, इंपेयर्ड है। तो ये चीज हमें ऑडिट में ध्यान में रखनी है, कोई इंडिकेटर तो नहीं है। तो वो सारी चीजें हमें सीखनी है। तो अगेन मैं तुमसे पूछता हूं, पहली अप्रोच बताओ, ये करें कि एक पेज पे लेके आके याद कर लें या लॉजिकली सोचें? लॉजिकली सोचने कुछ भी आने तो हमें आता होगा। यहां तक कोई मसला? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, जल्दी से बता दो प्लीज, सारे बच्चे। ओके, गुड, वेरी गुड। चलें अब आगे, अब वापस से बैक टू द पॉइंट, वापस उस पे आते हैं, टॉपिक पे। मुझे बताओ, हमने इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया, हमने एंगेजमेंट लेटर बना लिया, अब हमें क्या करना है? रिस्क असेस करना है। अच्छा, अब आपका सवाल मुझसे ये होना चाहिए कि रिस्क असेस कैसे होगा। ये देखिएगा, वो कहता है बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट आप आइडेंटिफाई करें रिस्क, आइडेंटिफाई करें रिस्क। अब देखो कैसे, अब बात समझिएगा, मैं आपको पिक करवाता हूं यहां पे। थ्रू अंडरस्टैंडिंग, क्या भाई, कितनी चीजें बोल रहे हैं, एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अच्छा, आप बात समझिएगा, इस एंटिटी का ऑपरेशंस समझो पहले, इस एंटिटी का। अच्छा, जो हमारी एग्जांपल थी मेरे बच्चों, मुझे बताते हो, इस एंटिटी के ऑपरेशंस हैं लॉजिस्टिक्स, कोरियर सर्विस। अच्छा, अब इसके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है? हाँ भाई, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको बोलूं कि अब मैंने आपको, बात समझिएगा, अभी मैंने आपको ऑडिट पे भेजा भी नहीं, मैंने आपको खाली फाइनेंशियल्स दिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, जरा आओ मुझे बताओ इसमें क्या रिस्क हो सकता है, तो आप कहेंगे सर बिफोर आई गो टू ऑडिट मैं अपने पास लिख के जाऊंगा कि मुझे इस एरिया में ये चेक करना है कि कहीं एक्सपेंस कम तो बुक नहीं हुआ। अब मैं टारगेट कर रहा हूं, तुम्हें कनेक्ट कर रहा हूं फाइनेंशियल से, सुनिएगा बहुत फोकस के साथ, आगे ड्राफ्टिंग भी कनेक्ट करनी है वापस से। आप मेरे पास आए, आप किसके ऑडिट पे जा रहे हैं जल्दी बताओ? टीसीएस के। मैंने बोला भाई ये तुम्हें चीजें अगर पता है तो तुम्हारा मुझसे सवाल क्या होगा या जवाब क्या होगा कि सर हमें क्या देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कॉस्ट ऑफ सर्विस कम तो नहीं बुक हुई हुई। क्या कहोगे? कॉस्ट ऑफ सर्विस कम तो, वो भी स्पेसिफिकली किस वजह से? फ्यूल प्राइस की वजह से। अच्छा, तो अब देखो लॉजिकली बात है ना, अब जब तुम ऑडिट करने जाओगे ना तुम्हारा दिमाग अलर्ट होगा, तुम्हारा दिमाग, इस अलर्टनेस को ऑडिट कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोल के दिखाओ। स्केप्टिसिज्म, मैंने खुद इतनी मुश्किल से बोला इसलिए बोल रहा हूं तुम्हें। खैर,
मैंने कहा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है शकी दिमाग, औरतों वाला दिमाग, मतलब औरतों वाला नहीं, सॉरी, वैसे ही। खैर मतलब होता है ना कि यार आप अलर्ट रहें, तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ हमारी बहनों को कि भाई वो अलर्ट रहती हैं, गलत नहीं लीजिएगा इसको। खैर हाँ, क्वेश्चनेबल माइंड होना चाहिए आपका, शकी दिमाग, क्योंकि अगर आप ऑडिटर हैं और अगर आपका क्वेश्चनेबल माइंड नहीं है तो आप ऑडिट सही से नहीं कर सकते। खैर अब वापस से, आई होप आप कनेक्ट हो रहे हैं हल्का हल्का मैं क्या कह रहा हूं। वापस से टीसीएस का ऑडिट करने जा रहे हैं, आपने इदारे को समझा, जल्दी बताओ इदारा क्या करता है? लॉजिस्टिक्स, सामान की इधर उधर चीजें हो रही हैं, सही है जी, टीसीएस हो रहा है, सामान यहाँ जा रहा है, खत यहाँ आ रहे हैं, सारी चीजें आगे। एनवायरमेंट में कुछ चल रहा है इसके रिलेटेड, फ्यूल प्राइसेस, आपका रिस्क ये होगा, मैं यकीन से देखो, रिस्क और यकीन में फर्क है। रिस्क यकीन में कब बदलेगा? जब ऑडिट करोगे। पर मैं कह रहा हूं बगैर समझे ऑडिट करोगे तो बेवकूफ बना दिए जाओगे ना, आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। अब सवाल ये है कि भाई आप जब ऑडिट करने जा रहे हैं तो अच्छा, अब मैं आपको अपनी अप्रोच बताता हूँ ईवाई की। मैं डीन को लेके बैठता हूँ, एक हफ्ते का सेशन होता है मेरा, एक हफ्ते में हम बैठते हैं, मैं बोलता हूँ तुम बताओ तुम सबके इनपुट्स क्या है, क्योंकि भाई मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी तो कुछ मिस होगा। बच्चा अपना दिमाग चलाता है, बच्चा मुझे बताता है कि सर ये बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको ट्रेन करता हूँ मैं, एसोसिएट से सीनियर, सीनियर से सुपरवाइजर, एम, ऐसे पूरी चेन चलती है। वो सब बैठते हैं एक जगह पे अपने इनपुट देते हैं कि सर इन्वायरमेंट में ये चल रहा है, फिर मैं एक एक करके पूछता हूँ बताओ इन्वायरमेंट में अगर ये चल रहा है तो क्या ये इदारा इफेक्ट होगा? तो इस वाले केस में होगा। फिर मैं बोलूंगा क्या इफेक्ट होगा? आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सर्विस। मैंने कहा क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट का, ओवर स्टेटमेंट का? अंडर स्टेटमेंट का। अब ये जो जार्गन्स में बोल रहा हूँ ना, ड्राफ्टिंग में काम आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं अंग्रेजी में देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। तो अच्छा आप लिखना भी सीखते हैं, बातों बातों में आ जाओ। एक ड्राफ्टिंग टेक्निक है पप्पू सी, सवाल से आप उठाएंगे सिचुएशन, सवाल से सिचुएशन। अच्छा इसमें अगर आपने बिल्कुल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, हाँ इसमें ड्राफ्टिंग टेक्निक जो भी मैं बोल रहा हूं, इसमें आप इतने से भी आगे पीछे चूके तो मुझसे वापस पूछ लीजिएगा 10 बार, क्योंकि अभी लिखना सिखाऊंगा और फिर आगे मल्टीपल फैक्टर्स को कनेक्ट करूंगा। अगेन सबसे पहली चीज क्या है? सिचुएशन को पिक करना है, कहां से? सवाल से। वो भी लिखूंगा अभी मैं, बाद में भी खाली बातें कर रहे हैं। अच्छा सिचुएशन अगर सवाल से पिक करूंगा तो मैं सवाल में क्या लिखा होगा? फ्यूल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। तो क्या ये खुद से दिमाग से लिखोगे? सवाल में होगा भाई, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में एनवायरनमेंट में होगा वैसे सवाल में होगा। तो हमने ये कहा कि फ्यूल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। ये आपका जवाब हो गया। आपको पता है एग्जामिनर क्या बोलेगा? ये तो बातों बातों में तुम्हें ये पहली एग्जांपल दी है कि तुम्हें कनेक्ट कैसे करना है और लिखना कैसे। एग्जाम में ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल सिनेरियोज होंगे। वो बोलेगा ये चल रहा है, ये चल रहा है, मार्केट में ये चल रहा है, तो आप बताएं इसका इदारे पे क्या इफेक्ट है। तो आप बोलेंगे सिंस द फ्यूल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, देयर इज अ रिस्क ऑफ। अच्छा ओवर स्टेटमेंट क्यों नहीं कह रहे? इदारे ने तो अपने फेवर में किया होगा ना, क्योंकि एक बच्चा मुझसे पूछता सर अंडर स्टेटमेंट कब लिखना है, ओवर स्टेटमेंट कब लिखना है, ये रट्टा नहीं लगाओ, लॉजिकली सोचो। इदारे ने जो अपने बेनिफिट के लिए किया होगा वो लिखना है। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा अब आपसे कोई पूछे कि आपको यकीन है, शक है, तभी तो इसका नाम क्या है? रिस्क। तो आप पहले इसको एक पर्चे पे लिख के जाते हैं, पर्चा मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है हमारी। फिर वो क्या, मैं आपको वैसे अगर इंशाल्लाह अल्लाह करे आप सबका बिग 4 में हो इंशाल्लाह, सही ना, वो पता है हमारा सॉफ्टवेयर क्या कहता है? सॉफ्टवेयर कहता है कि पहले तुम बताओ मार्केट में कौन कौन सी ऐसी चीजें जो इसको इफेक्ट कर रही हैं। तो फ्यूल पे क्लिक करूंगा तो बोले, अच्छा बोलेगा फ्यूल अगर है, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनना, वो बोलता है अगर फ्यूल है तो फ्यूल आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से लाइन आइटम को हिट कर रही है, तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस्ट ऑफ सर्विस। फिर बोलेगा बताओ अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है, ओवर। अच्छा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रहा है, वो लॉक कर रहा है चीजें। ये चीज चेक करने के लिए क्या आपने ऑडिट तमीज से किया या नहीं किया। अच्छा फिर पता है क्या बोलता है? रिस्क निकल गया, बोलता है अब इसके ऊपर काम क्या करोगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। फिर बोलेगा इसका सबूत क्या मिला, वो क्या होता है? ऑडिट एविडेंस। फिर बोलेगा कंक्लूजन बता दो क्या है। तो ऐसे चेन चलती है। पर अब मुझे बताओ तुम रिस्क ही हटा दो तो प्रोसीजर करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शनल ऑडिट नहीं होगा। पहले बताओ पहली एग्जांपल क्लियर है? चलें जी अगेन, आज के बाद मैं आपसे पूछूं ऑडिट शुरू करने से पहले क्या करना है? रिस्क असेसमेंट। और आज के बाद ये पूछूं कि रिस्क असेसमेंट कैसे होती है? अंडरस्टैंडिंग लेके एंटिटी की और एनवायरनमेंट की। एंटिटी की, अच्छा एंटिटी में आपने पहली चीज समझनी है उसके ऑपरेशंस, कि वो करती
अच्छा, जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना कि एंटिटी करती क्या है, तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि उसके ऑपरेशंस क्या है, तो एनवायरनमेंट से कौन सी चीज उसको इफेक्ट कर रही है। यहां पे क्लैरिटी है, पक्की बात है। दूसरी एग्जांपल पे चलें, कोई सवाल? पक्की बात है, ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो जल्दी से, कोई सवाल नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा देखो, एक्सपेंसेस को ओवर स्टेट इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि उसको ईपीएस भी मेंटेन करनी होती है, तो उसको नुकसान ज्यादा है। नहीं करते ना, देखो। अच्छा, तुम लोगों ने शायद, अभी बच्चे ने भी यहाँ पे पूछा है कि टैक्स कम दिखाने के लिए मैं तुम लोगों का थोड़ा व्यू क्लियर कर देता हूँ। देखो, टैक्सेशन जो होती है ना, सब सुन लो, टैक्सेशन होती है टैक्स वालों के हिसाब से। तो तुम अकाउंटिंग प्रॉफिट जो भी कर लो वो एड बैक करा देगा। तो इससे क्या टैक्सेशन पे इफेक्ट आना है? टैक्स किसके हिसाब से पे करते हो? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हिसाब से। अकाउंटिंग किसके हिसाब से करते हो? IFRS के हिसाब से। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर IFRS एंड टैक्सेशन। इवन मैं तुम्हें बताऊं, तुम बोलो कि भाई मैंने डेप्रिसिएशन 50% का रिकॉर्ड कर लिया, पर टैक्स वाला तुम्हें बोलेगा भाई मेरे रेट है, तुम इसके हिसाब से चलोगे। कॉमन एक्सपेंस भी है, तो कॉमन एक्सपेंसेस को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी किसकी लगाई? ऑडिटर की। तो ऑडिटर तभी तो, देखो ऑडिटर को सिर्फ ये नहीं है अंडर स्टेटमेंट का मसला, कहीं कहीं ओवर भी होगा, पर वो कह रहा है वो तुम्हें शक और अंदाजा कब सही होगा? जब तुम समझोगे। तो समझ के जाओ तो तुम्हें अप्रोप्रिएटली जगह पे पहुंच जाओगे। मैं तुम्हें चलो एक और एग्जांपल देता हूं, आगे है एग्जांपल सारी। एक और चीज सुनो, हुआ क्या, मेरा क्लाइंट है EFU जनरल इंश्योरेंस, EFU का मैं ऑडिटर हूं। सही जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है मोहम्मद समील। आगे सुनिएगा, मैं EFU का ऑडिटर हूं। अच्छा, हुआ क्या, आपने सुना होगा बीच में फ्लड्स आए थे पिछले साल। अच्छा, जब फ्लड्स आए, अब एक नॉर्मल आम बंदा बैठा हुआ है ना, जैसे मेरा ट्रेनिंग भी बैठा हुआ है। अच्छा, मैंने उसको ब्रांच के ऑडिट के लिए भेजा भी था, इंटीरियर सिंध वगैरह। अच्छा, वो चर्सी लेके आया। अच्छा, पहले तो ये बताओ, EFU जनरल इंश्योरेंस है, पहले इसके ऑपरेशन समझा दूं तुम्हें क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री चलती कैसे? लोगों से प्रीमियम लेती है, उनको इंश्योरेंस देती है। प्रीमियम लेती है। अच्छा, प्रीमियम जो लेती है लोगों से, इसलिए लेती है कि अगर कोई उसका नुकसान हुआ तो हम उसकी भरपाई करेंगे। ये कौन कह रहा है? EFU जनरल। ये बात हो गई। अच्छा भाई, अब EFU जनरल की 200 ब्रांच हैं, 200 ब्रांचेस पे हमने अपने जो लोग हैं वो बिछा दिए। हमने कहा जाओ तुम ऑडिट करो, तुम ऑडिट करो, तुम ऑडिट करो। जो इंटीरियर सिंध की ब्रांच है, वहां पे भी क्लेम्स आए होंगे। भाई अगर लेट से मुझे कराची में इंश्योरेंस कराना है तो मैं कराची की किसी ब्रांच में जाके कराऊंगा ना। जैसे आपको कभी बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो क्या हेड ऑफिस जाओगे, ब्रांच जाओगे? अगर आपका क्लेम होगा तो वो भी कहां से लोगे? ब्रांच, रेलेवेंट ब्रांच। अच्छा, अब अगर आपने ये ऑपरेशंस नहीं समझे हुए और आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि फ्लड्स आए थे इंटीरियर सिंध में, तो मुझे बताओ अगर इंटीरियर सिंध में फ्लड्स आए तो वहां पे जो कार इंश्योरेंस हुई होगी उस एरिया के लोगों की, उस पे क्लेम्स आए होंगे। तुम्हें कैसे पता? फ्लड्स है ना, पर तुम्हें ऐसे पता है कि तुम बोलोगे सर मैंने एनवायरनमेंट को समझा है, और ये समझा है कि वो एनवायरनमेंट इस इदारे को इफेक्ट कैसे कर रहा है। अच्छा, अब एक और चीज तुमसे पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब देना तो मजा आएगा। मुझे बताओ, फ्लड्स आए, इससे बैंक का कोई ताल्लुक है? बैंक कैसे? वेरी गुड। अब समझे, जो जिन लोगों ने उधार लिया हुआ होगा बैंक से, वो भी पे नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो, ये सोचने का तरीका है। पहले आप समझे ऑपरेशंस क्या है। अब मैं बैंक का भी ऑडिटर हूं, UBL। अब UBL बैंक के ऑडिट के वक्त मैंने एक चीज देखी, प्लीज सुनिएगा। क्या UBL के लेवल पे तो इतना इफेक्ट नहीं किया, मैं टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस भी देखता हूँ। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे देहातों में जो लोन दिए जाते हैं ना, वो माइक्रो फाइनेंस करता है, बड़ा बैंक नहीं करता, वो इंटरप्राइजेस को लोन देता है। क्या, आगे सुनिएगा। माइक्रो फाइनेंस के केस में मुझे एक रिस्क था। रिस्क ये था कि जो इंटीरियर सिंध वगैरह में लोन दिए हुए हैं वहां पे डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा होंगे। अच्छा, अब बात समझिएगा। हमने जिस बच्चे को एडवांसेस का ऑडिट करने दिया जो लोन का, उसने बोला सर रिकवरी ऐसी पप्पू चल रही है, आपको क्या बताऊं। मैंने कहा भाई कहां से चल रही है? अच्छा, वो रिकवरी ओवरऑल एक्सपेक्ट पे देख रहा है, रिकवरी वो ओवरऑल। अच्छा, मैंने क्लाइंट को क्या कहा, मैंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, मुझे तुम रिकवरी दिखाओ सेगमेंट वाइज, एरिया वाइज। इंटीरियर सिंध को अपर पंजाब को अलग करके दो। अच्छा, इंटीरियर सिंध और अपर पंजाब को अलग करके दिया तो वहां पे रिकवरीज नहीं थी। तो ये कि मुझे कैसे पता लगा? रिस्क असेसमेंट। कैसे पता लगा? रिस्क असेसमेंट। अच्छा, मुझे के क्लाइंट ने बताया या मैंने सब चेक किया या रिस्क असेस किया? भाई दो अप्रोचेस हैं, या तो आप 100% चेक कर लो या रिस्क असेस करके टारगेट पे पहुंच जाओ। क्या अच्छा है?
रिस्क असेस करके टारगेट पे पहुंचा। अब बात समझिएगा हुआ क्या। अच्छा, आप लोग जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात करते हैं तो मुझे पता है क्लाइंट क्या कह रहा था पहले, या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो है ही नहीं, मेरी रिकवरी देखें कितनी सारी है, पर हो क्या रहा था, वो सारी चीजों को मिला रहा था, तो वो उसमें छुप गया था, तो मुझे रिकवरी ज्यादा दिख रही थी ना। पर अगर अलैदगी में देखूं तो उस पोर्शन पे सीधा सीधा राइट ऑफ होना चाहिए था। तो हमने क्या करवाया, हमने बोला अब तुम बाकी पोर्टफोलियो को अलग रखो, इसको अलग रखो। तो ऐसे आप यूजुअली भी देखेंगे, आपने अगर प्लीज समझिएगा मेरी बात को, इसको आपने डेटर डेज निकालने का फॉर्मूला सीखा हुआ है। डेटर डेज क्या बताते हैं, रिसीवेबल कितने दिनों में। अच्छा, ये भी रिस्क असेस करने का एक तरीका है। आपके रिसीवेबल डेज अगर इंक्रीज हो रहे होंगे ना, इसका मतलब ये है कि आपके कुछ रिसीवेबल फंस गए जो कि रिकवर, क्योंकि अच्छा मैं इसको फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन करता हूं आपको। रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला क्या होता है, रिसीवेबल ऊपर सेल्स नीचे, तो न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा उतना ये रेशियो भी, आप खुद सोचें, रिसीवेबल जितना ज्यादा होगा उतना ये रेशियो भी, क्योंकि न्यूमरेटर में ज्यादा है तो लॉजिकली ऐसे याद रखो। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो रहे हैं दैट मींस कि रिसीवेबल में कुछ चंक ऐसा है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। तो आप क्लाइंट से पता है क्या, अच्छा अभी आप ऐसे ही जाओ क्लाइंट के पास, यार जानी कोई रिसीवेबल में मसला है, बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। आप दूसरी बार जाओ, आप बोलोगे रिसीवेबल में कोई मसला है, वो बोलेगा जानी कोई मसला नहीं है, तो तुम बोलोगे यार रिसीवेबल डेज तो तुम्हारे इतने इंक्रीज हो गए। अब वो बैकफुट पे आ जाएगा, अब वो, अच्छा तुम उससे बोलोगे कि तुम कितने दिनों में पैसे रिकवर कर लेते हो, वो बोलेगा 30 दिनों में। तुम बोलोगे तुम्हारे रिसीवेबल डेज तो 65 आ रहे हैं। अब तुम्हारी बात में वजन है, जब तुम्हारी बात में वजन है वो इसलिए क्योंकि तुम रिस्क असेस करके गए, समझ के गए हो। तो तुम्हें ये पूरी डिस्कशन देने का मकसद ये है कि भाई तुम्हें ये समझा पाऊं आज की क्लास में कि ऑडिट शुरू करने से पहले क्या करना है, रिस्क असेस करना है। यहां तक क्लैरिटी है, पक्की बात है। ये मल्टीपल एग्जांपल्स थी जो तुम्हें हेल्प करेंगी क्लाइंट को घेरने के लिए कि भाई तू इंसान का बच्चा बन के जवाब दे, वरना तो वो कभी भी तुम्हें सही नहीं बताएगा। पहले तो बात क्लियर है, चलें जी आगे। दूसरी एग्जांपल, यही मोहतरमा, इनका ताल्लुक हमसे बहुत बार पड़ा है फर्म के अंदर। यही हम एक क्लाइंट पे ऑडिट करने गए कोविड के पीरियड में। कौन से पीरियड में, कोविड के पीरियड में। अब खाली एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, ये सारी बुक में है तुम्हारे पास, खाली समझ रहे हैं हम। कोविड के पीरियड में, अच्छा कोविड के पीरियड में जब हम ऑडिट करने गए तो इन्होंने मोहतरमा ने देखा कि हम जिस कंपनी का ऑडिट करने गए वो जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और टेक्सटाइल का मतलब है कपड़े एक्सपोर्ट करती है, कपड़े एक्सपोर्ट करती है। मैंने कहा जाओ रेवेन्यू को वेरीफाई करके आओ। ये जब रेवेन्यू को वेरीफाई करने गई, इन्होंने 12 महीने की इनवॉइसेस को उठाया और उसको ये कहा कि भाई 12 महीने की मल्टीप्लाई किया तो कितनी हो गई मेरी, 12,000 हो गई। चलें जी, ये मैं इनकी मोहतरमा की तुम्हें हरकत बता रहा हूं, इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा भाई 12,000 USD, और इसने कहा सर मैं, क्लाइंट ने इसको 281 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 333, चेक कर लो, यही आ रहा है, यही आ रहा है भाई। अच्छा मैंने कहा यार तुम ऑडिट करके आ गई, बेहतरीन यार। वो बोल रही है सर देखें हर महीने की एक इनवॉइस होती है, $1000 का माल जाता है। कितने डॉलर का, तो 12 महीने में कितने डॉलर, और इन्होंने एक्सचेंज रेट जो यूज किया हुआ है। अच्छा अब इन्होंने फिर बेवकूफ़ी की, मैं तुम्हें बेवकूफ़ी बताता हूं क्या है। ये तो फारी की पीस थी, ऐसे ये पहले केस था वो दूसरा था, पहले इन्होंने ये किया था बाद में वो था। खैर समझने की बात ये थी कि कोविड के अंदर तो एक्सपोर्ट्स ही बैन थी, तो ये क्या बेचते हुए देख के आई है, ये मैं क्या बिक रहा था ये देख के आई है, समझ ही नहीं आया मेरे को। अच्छा जिस कोविड पीरियड की हम बात कर रहे हैं ना उसमें 3 महीने के लिए बैन था, आपको शायद याद हो। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ बहन, जब तुम ऑडिट करके आई हो तुम्हें ये नहीं पता कि 12 महीने तो सेल हो ही नहीं सकती क्योंकि 3 महीने तो एक्सपोर्ट्स। अच्छा अब तुम सब मुझे बताओगे, एक साथ बता दिया तो मजा आ जाएगा। इन्होंने क्या चीज की लैकिंग की अंडरस्टैंडिंग में, वेरी गुड, किस चीज की लैकिंग, यानी इन्होंने जो है वो एंटिटी को तो समझ लिया कि भाई वो एक्सपोर्ट करती है, पर इन्होंने एनवायरनमेंट को नहीं समझा। एनवायरनमेंट का इनको पता होता ना कि 3 महीने एक्सपोर्ट्स बैन है, तो आप इस इंटेंशन से जाते कि 3 महीने की तो इनवॉइसेस होनी ही नहीं चाहिए, तो क्या ये टारगेटेड ऑडिट होता, पर अब टारगेटेड नहीं था क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे एंटिटी और एनवायरनमेंट की तो रिस्क असेस नहीं होगा। यानी आप पहले लिख के जाओ भाई कि ये मसले हो सकते हैं,
वो तो होनी नहीं चाहिए, उसके अलावा तो बाद में बाकी चेक करेंगे। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? इन्होंने एक और बेवकूफी की, इन्होंने ये भी तो देखना था कि एक्सचेंज रेट भी तो चेंज होगा। कितने मसले थे? एक्सपोर्ट का बैन होना, एक्सचेंज रेट का गलत यूज होना, साथ साथ एक्सपोर्ट का और एक्सचेंज रेट का। अच्छा, अब अगर इसको मैं अंग्रेजी में कन्वर्ट करूं आज के बाद तुम लोगों को समझा पाऊं, क्या हम ये आज पत्थर पे लकीर बना दें कि जब भी एक्सपोर्ट की बात होगी तो एक रिस्क हमेशा रहेगा कि एक्सचेंज रेट हो सकता है गलत यूज हुआ हो। आपको तो अपने आप से सवाल पूछ लो। ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दी कि महीने में एक, यूनिलीवर वगैरह को उठा के देखोगे ना, दिन में एक होती है, दिन में 1000 होती हैं। तो दिन के कौन से एक्सचेंज रेट पे तुमने ट्रांजैक्शन किए तो कितना बड़ा रिस्क है। तो समझने की बात यह कि आज के बाद तुम सवाल में लिखा हुआ देखो कि एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो एक बच्चा जो बेवकूफ होगा ना वो तो बोलेगा अच्छा भाई ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। भाई ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो तुम्हें बता रहा है कि समझो कि ये क्या करती है, एक्सपोर्ट। अच्छा, तो एक्सपोर्ट करती है तो क्या मेरा कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट। अच्छा, यानी यहाँ पर सवाल आ जाए। अच्छा, ये बातों बातों में तुम्हें लिखना सिखा रहा हूँ, लिखेंगे भी, आगे आगे सवालात भी हैं। पहली चीज, अगर सवाल में तुम्हें लिखा हुआ देखे एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो आपने सवाल के जवाब में पता क्या लिखना है? सिंस द एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग, देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट। अच्छा, अब यहां पे आपका सवाल मुझसे होना चाहिए, आप ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि वो ज्यादा भी हो सकता है। यहां पे मैं कंक्लूड नहीं करूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा रेड यूज हो सकता है जो कि गलत हो। पहले मतलब दोनों में फर्क समझ आया? अच्छा, ये वो बारीकियां हैं जो आप गलती करते हैं अगर आप रटा लगाएं, पर मैं कह रहा हूं लॉजिकली समझो ना भाई कि देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज। अच्छा, साथ में मैं ये लिख दूं कि देयर इज अ बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, तो फिर आप एक और चीज लिखेंगे, देयर इज अ रिस्क that entity might have recorded the sales for the period when the exports were banned। तो ये बना के लिखना है खूबसूरती से। तो अब तो खैर लिखना भी शुरू भी नहीं किया, तो मैं तो खाली एक समा बना रहा हूं। और ये बात तो श्योर शॉर्ट है कि जब आप लिखेंगे तो आप एक एक करके सुनाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, आप फिजिकल लाइफ को प्रेफर करिएगा ऑडिट में खुदा के वास्ते, वरना फिर मेरे अलावा कोई चेक करने वाला नहीं होगा। तो इस चीज को ऐसे केटर कर लेना, हाथ के हाथ फीडबैक लेना, और कोई शर्माने की बात नहीं है। सीखने ही आए हो ना, तो यहां गलती कर लेना, खुदा के वास्ते वहां नहीं करना। सही जी? ये नाइट में सब्जेक्ट है, अल्लाह की कसम ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगर तुम ऐसे लेके चलोगे प्रैक्टिकल वे में। बात क्लियर है? चलो, आज के बाद मैं तुमसे बोलूं कि अगर एंटिटी एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है तो कौन सा रिस्क होगा? रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। चलो, अब मैंने अगर तुम्हें बता दी हैं बातें तो 2-3 तुम बताओ मुझे। अगर मैं तुम्हें सवाल में लिख के दूं सर डेली डिफरेंट एक्सचेंज रेट यूज करने चाहिए एंटिटी को मंथली बेसिस पे, डेली डिफरेंट। अगर आपने IAS 21 की शायद क्लास ली हो आज किसी बच्चे ने, तो जिस दिन सेल होती है ना उसको हम कहते हैं स्पॉट रेट। आज तो बताया होगा ना? चलो, आज वो नहीं बताया, आगे पता लग जाएगा। खैर, जिस दिन सेल होती है ना तुम यूं समझ लो, आगे सब तुम्हें बताएंगे वैसे भी, जिस दिन सेल होती है ना उसको हम कहते हैं स्पॉट डेट, यानी ऑन स्पॉट सेल हो रही है। और उस दिन के रेट को क्या कहेंगे? स्पॉट रेट। ऑन स्पॉट कौन सा रेट चल रहा है तो उससे सेल बुक होगी। जैसे जिस दिन अगर मैंने खरीदा है तो उस दिन जो रेट चल रहा है उससे इन्वेंट्री बुक होगी। सेटलमेंट जब भी हो तो समझने की बात यह है कि एक तो रिकॉर्ड गलत रेट पे नहीं हो गई हो, दूसरा सेटल गलत रेट पे नहीं हो गई हो, सारे तो रिस्क है ना। तो मैं तभी तो कह रहा हूं कि अगर एक्सपोर्ट में मुलव्विज़ है एंटिटी तो एक्सपोर्ट के केस में एक रिस्क हमेशा होगा, रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। अच्छा, अब एक बच्चा जब इस पोर्शन को ऑडिट करने जाएगा रेवेन्यू के, तो वो पता है मैक्सिमम ख्याल रखेगा कि जब इनवॉइस उठाएगा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साइड पे जाके रेट देखेगा, इस दिन रेट क्या चल रहा था, ताकि वो गलती। अच्छा, अगर एक बच्चे को पता ही नहीं हो कि यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट का रिस्क है, तो वो क्या करेगा? जो क्लाइंट ने दिया उसी को डीप के खत्म कर देगा। तो क्लाइंट का रेट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। पहले बताओ, ये बात समझ आई? चलें, अब आप एक और एग्जाम्पल पे मुझे बताएं। हर ट्रांजैक्शन को सैंपल बेसिस पे करता है, पर सैंपलिंग की भी एक टेक्निक है जिसका एक चैप्टर है 330, हम उसको देखते हैं आगे चल के। सही है जी? खैर, आगे भाई अभी सवाल तो ये है, पहले मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे फोकस के साथ। इस बच्चे ने सवाल किया फेक इनवॉइसेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे रिस्क असेसमेंट से। मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल्स दी, एक TCS की
और एक एक्सपोर्ट की, दोनों में फेक इनवॉइसेस पकड़ में नहीं आ सकती थी? आ सकती थी कि 3 महीने एक्सपोर्ट बैन थी, क्या सेल होनी चाहिए? वो कौन सी इनवॉइसेस हैं? फेक। पर वो फेक इनवॉइसेस तुम्हें पता कब लगी? रिस्क असेस करके गए। बात समझ आई जानी? तो ऐसे नहीं, अच्छा अब तुम बोलो कि सर सब सही चल रहा है, फिर फेक इनवॉइसेस कैसे पता लगेंगी? तो वो जब मैं ऑडिट करना सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें चेक करनी होती हैं, वो भी पता लग जाएगा। फिर एक कॉन्सेप्ट ये आएगा आगे जाके कि भाई अगर सभी मिले हुए ऑर्गेनाइजेशन में तब तो तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इस नहीं, फिर नहीं, उसके लिए क्या, आपको तो पता ही नहीं है ना, तो आपको पता होता तो ऑडिट एक्सेप्ट ही क्यों करते हैं आप? इसको हम कहते हैं कोल्यूजन। और इसी के लिए ऑडिट, ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ये आपको कहता है कि आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते, रीजनेबल देते हैं। मैं अपनी रिपोर्ट में लिख के देता हूं कि ऑडिटर दे रहा है कौन सी एश्योरेंस? रीजनेबल। जो हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है बट एब्सोल्यूट नहीं होती, क्योंकि हम काम करते हैं सैंपल बेसिस पे। तो वो मैं आगे जाके सिखाऊंगा, पर खैर अभी दिस इज वेरी अर्ली टू टॉक अबाउट दैट। ओके, आगे ये आपके सामने है, दिमाग चलाना तुम लोगों ने बता रहा हूं तो फोकस होकर देखो। रिसीवेबल डेज क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, सही है जी। अच्छा, अभी रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो रहे हैं। 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, एब्जॉर्ब करो इस चीज को। मुझे सिर्फ इन्वेंट्री डेज को कटा दो, अभी भूल जाओ। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर ये रिसीवेबल डेज आपके इंक्रीज हो रहे हैं, क्या कोई रिस्क है? तो कोई बच्चा मुझे पहले उर्दू में फिर अंग्रेजी में बता दे। सोच लो, 2 मिनट ले लो सुकून से, एब्जॉर्ब करो पहले। अच्छा, तरीकाकार क्या होगा? पिक करनी है सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन, वो तो एज इट इज लिखोगे, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, सही है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। ओके, यहां पे बच्चे लिख रहे हैं ऑनलाइन वाले के इंक्रीज इन बैड डेट्स का रिस्क है, सही जी। अच्छा, हम यूं कह सकते हैं इंक्रीज इन बैड डेट्स, यानी आप जब रिस्क लिखते हैं तो हम कहते हैं रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट्स, रिस्क ऑफ और ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। यानी मुझे रिस्क क्या है कि मेरे रिसीवेबल्स ओवर स्टेट हुए हुए और बैड डेट एक्सपेंस। तो क्या आप नजूमी, आपको पता है कैसे पता? रिस्क असेसमेंट की आपने रेशो निकाल के चेक किया, और रेशो आपको ये बता रहा है कि आपके जो डेज हैं वो 45 से कितने हो गए? 75 हो गए। तो इसको हम वैसे ही, अभी अगर मैं तुम्हें बताऊं, पहले क्या बोला मैंने? पिक करनी है सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन, पिक करनी है। तो आ जाए जी, अब यहां पे आप हेल्प कीजिएगा थोड़ी सी मेरी। सेल्स का रिस्क कैसे? सेल्स अंडर स्टेट हो गई होगी। देखो चलो तुम्हें एक मैथ्स भी सिखा देता हूँ आज। सेल्स अगर वो ओवर स्टेट करता ना और रिसीवेबल में डाल रहा होता, तो ऊपर भी उतनी अमाउंट, नीचे भी उतनी अमाउंट, प्लस माइनस 0, डेज पे इफेक्ट नहीं आता। ये तुम्हारे भाई के गेम्स वाले पक्के हैं। वापस से मेरे पास सवाल आते हैं ऐसे फॉर्म में भी कि सर ये तो सेल्स भी ओवर स्टेट की होगी। मैंने कहा जबरदस्ती भी तो नहीं है, रिस्क डालना है, जो है वो डालो उसमें, सही है जी। आगे सुनो, हम यहाँ पे कह रहे हैं, पहला देखो आपकी बात तो लॉजिकल, आप तो सीखने आए हो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सेल्स का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, रीजन है इसके पीछे। अगर आप कह रहे हैं फेक सेल्स बुक की भी होगी तो जितने से रिसीवेबल बढ़ा उतने से सेल्स भी इंक्रीज हुई, न्यूमरेटर में भी सेम है, कोई फर्क आया? फर्क कब आएगा पता है? जब रिसीवेबल पाइलअप होते जाएं। चलो एक और बात बताओ, अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि यार तुम सीख लो, आज मजा आ जाएगा। एक और बात है मेरी ये कहने की, बैलेंस शीट एजेड की होती है, पीएनएल तभी तो रेशियो ही है कि रिसीवेबल्स ऊपर हैं और फॉर द ईयर नीचे। तो नीचे तो फॉर द ईयर है ना। मसले तो एजेड में आ रहे हैं कि आज तक जितना पाइलअप हुआ है वो क्लियर नहीं हो रहा। पहले बताओ ये भी लॉजिक क्लियर हो गई? तो अच्छा है आपने पूछा, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। सेल्स का फर्क नहीं है यहाँ पे, सेल्स का पंगा नहीं है, रिसीवेबल का पंगा है। क्लियर है? आगे अच्छा भाई, अब आप मुझे बताएंगे, हम यहां पे लिख रहे हैं डेटर डेज, हाँ भाई, हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 45 टू 75 डेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो डेज इंक्रीज हुए हैं ये तुमने अपने दिमाग से लिखे सवाल में? सवाल में। चलो ये तो लिख दिया। अब एक बच्चा बोल रहा है एग्जामिनर को, आगे तू खुद कर लियो,
नहीं। अब आगे जरा बना के मुझे सोच के बताओ क्या लिखेंगे। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ as bad debt expense might not have been recorded properly, as bad debt expense might not have been recorded, या ये भी लिख सकते हो as provision for bad debts might not have been recorded properly। आपने सिर्फ रिस्क बता दिया कि भाई यार मुझे ये बात समझ आती है इसको देख के कि डेज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो देयर इज अ रिस्क दैट रिसीवेबल्स माइट हैव बीन ओवर, इंक्रीज नहीं, गलत वर्ड होगा, ओवर स्टेटेड, as provision for bad debts might not have been recorded properly। पहले तो बात समझ आई, तो यहां पे लिख देते हैं कि भाई from 45 to 75 days, so there is a risk of, हाँ भाई, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। अच्छा ये आपने लिख दिया ना, एक सवाल के अंदर अगर एक सवाल आया, लेट से मैं तुम्हें बता रहा हूँ 15 नंबर का, तो उसमें ऐसे 5 से 6 रिस्क होंगे, तो यार अल्लाह की कसम अगर तुम लॉजिकली साउंड हो पूरे नंबर मिलेंगे। पर सवाल ये है कि लॉजिकली साउंड होना बनता है और वो मल्टीपल प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर है? जी जानी कुछ पूछ रहे थे? इसका तो एनवायरनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग मुझे एंटिटी से मिली है। भाई क्या हर चीज एनवायरमेंटल इफेक्ट करेगी? नहीं ना। तो इस केस में जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला एग्जांपल है, ये क्या मुझे एनवायरनमेंट से पता लगा या एंटिटी से? अच्छा एंटिटी के भी एफएस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अच्छा मुझे तुम लोग सब बात बताना, तुम्हें अगर डेटर डेज निकालने हैं तो क्या तुम क्लाइंट के सीएफओ के पास जाके बैठोगे या खुद भी निकाल सकते हो? हाँ अलबत्ता तुम्हें क्लाइंट से ये पूछना पड़ेगा, तुम पता है क्या करना, कैलकुलेशन लेके बैठना हाथ में और बोलना है तुम बताना तुम्हारे डेज कितने दिनों में पैसे रिकवर हो जाते हैं। बोलेगा 25 दिनों में। मैंने कहा माशाल्लाह, पिछली बार 45 दिनों में कर रहे थे, अब तुम कितने दिनों में कर रहे हो? तो बोलो बताओ कौन से ऐसे रिसीवेबल है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा आज तक एग्जामिनर था सवाल पूछा नहीं है, हो सकता है पूछ ले, वो तुम्हें तैयार करना, क्योंकि पिछली 3 अटैम्प्ट उठा के देखो मैंने आईसीडब्ल्यू के सवाल कराए, एग्जैक्ट उसने छापे हैं, खाली वहां पे थॉमस था, यहाँ पे अकरम हो जाता है, नाम अलग अलग है ना, बस फिगर्स भी सेम होती है। वहां पे डॉलर की जगह पीकेआर लग गया। बैंक रिकॉर्ड पे सवाल आया था कि आप इस पे क्या काम करेंगे, वो सारी चीजें। एक सवाल जो मेरा हंच जो इस बार आएगा वो ये है कि वो बोलेगा कि भाई आपने रिस्क असेसमेंट की, आप रिस्क असेसमेंट तो हटाएं, आप बताएं इस पे इंक्वायरी क्या करेंगे, सवालात क्या पूछेंगे। तो ये भी एक सवाल आ सकता है सीधा 10 नंबर का वापस से। बच्चा पता है क्या करेगा, रेशो का रट्टा लगा के जाएगा, बोले वहां पे डेज इंक्रीज होंगे तो ये होगा, ये रिस्क होगा। वो बोलेगा ये लो रेशो ले लो, ये बता दिया मैंने, अब बताओ पूछोगे क्या? तो तुम बोलोगे ये तो मैं करके गया था, ये तो उसने दे दिया है, बोल रहा है इसके आगे क्या करोगे? बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि वो तुम्हें रेशोज वगैरह निकाल के दे देगा। हो सकता है तुम्हें बोले कि बताओ तुम इस पे इंक्वायरी क्या करोगे। सही है? तो अब अच्छा इसमें अगर इंक्वायरी करनी हो ना, अभी हम बहुत सीखेंगे, इसमें सब सीखेंगे, मैं खाली मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। इस पे इंक्वायरी क्या होगी, इस वाली चीज पे जो मैंने कहा ना, व्हाट इज योर रिकवरी पीरियड। मैंने आप आंसर डालेंगे, आंसर लिखेंगे, बोलेंगे व्हाट इज योर रिकवरी, एक्सपेक्टेड रिकवरी पीरियड, व्हाई योर डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, आर देयर एनी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। अब ये इंग्लिश मेरे से इसलिए निकल रही क्योंकि मेरा रोज का काम है, आप जब रोज लिखेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि वो सवाल लॉजिक पे लेके जा रहा है, ना कि रेक्टिफिकेशन के ऊपर। पहले बताओ बात समझ आई? यानी आप इसको उर्दू में कर लो ना, हाँ भाई कितने दिनों में पैसे मिल जाते हैं, बोलेगा इतने दिनों में, तो डेज इतने क्यों बढ़ गए, क्या कोई पुराना बैलेंस है जो फंसा हुआ है? यही बातें हैं जो मैंने किसमें कही, इंग्लिश में। तो वहां पे सिंधी में तो नहीं लिखना ना, लिखनी तो इंग्लिश है। तो समझने की बात है, पहले लॉजिक्स क्लियर होनी चाहिए। खैर अब तुम बताओगे दूसरा गेम, इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो रहे हैं, क्या कोई रिस्क है? एनआरवी लॉस का रिस्क है। अच्छा यानी अब पहले वापस से फॉर्मूले को समझते हैं। इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री ओवर सीओजीएस। इन्वेंट्री एजेट का बैलेंस है सीओजीएस फॉर द डे। यानी आपकी इन्वेंट्री बल्क होती जा रही है और वो बिक, क्योंकि बिकती तो रेशियो क्या हो जाता, बात आ रही है समझ भाई, बिकती तो रेशियो क्या हो जाता, वो सीओजीएस में रिफ्लेक्ट होती ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपका अगर इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है? पक्की बात है।
as there might be a long outstanding inventory which the entity is facing difficulty in selling to the market. अब ये भी मैं रट्टा लगा के आया हूँ, बात समझिएगा भाई। जब भी इन्वेंट्री का ऐसा सवाल आए तो आपको ये तो पता है ना कि एंटिटी को दुश्वारी हो रही है बेचने में, तो इस दुश्वारी को इंग्लिश में लिख देना कि देयर इज अ रिस्क दैट एंटिटी माइट बी फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स इन्वेंट्री, ऐसे लिखना है। तो ये सीधे, अच्छा इसमें अब आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, इसमें कुछ रट्टा है या प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच है? प्योर प्रैक्टिकल। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आपकी अंग्रेजी आगे पीछे हो, वो जब आप चेक कराओगे सही हो जाएगी, ये तो श्योरिटी है। अच्छा यहाँ पे बच्चे लिख रहे हैं कि भाई इन्वेंट्री ज्यादा होने से इन्वेंट्री खराब डिस्ट्रॉय होने का रिस्क है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही हमें कैसे पता लगेगा? अच्छा इसमें क्या एनवायरमेंटल काम आया या हमने एंटिटी को देख के समझ लिया? अब एक और चीज, अब इसको एनवायरमेंट से भी कनेक्ट करके देता हूं तुम लोगों को, आ जाओ अभी कनेक्ट कर लेते हैं। तुम्हें पता लगा मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया है और वो इन्वेंट्री तुमसे सस्ती बेच रहा है, वो इन्वेंट्री तुमसे, अच्छा अब मैं डेज को हटा देता हूं, बहुत फोकस होकर सुनना मेरी बात। अब मैंने डेज को हटा दिया, अज्यूम करो ये सवाल में है ही नहीं ये वाली जो दो चीजें, तो मैं सवाल में लिख के देगा कि न्यू कॉम्पिटिटर हैव अराइव्ड and that competitor has started selling its inventory at a way below price than you, than XYZ company. बताओ क्या रिस्क है? एनआरबी लॉस का रिस्क है ना। तो अगेन ये आपको, अब मैं तुम सबसे पूछता हूं ये कैसे पता लगा? वेरी गुड, पर ये पता एंटिटी से लगा, एनवायरमेंट से? तो यानी नैनी के साहब इस बात को समझते हैं ना कि आपको अगर ऑडिट करना है तो पहले यू नीड टू रीड दी एंटिटी एंड फिर ऑडिट पे जाना, ताकि आपके पास सारी जो है प्रोज एंड कॉन्स मौजूद है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। चलो एक और एग्जांपल तुम लोग बताओगे आप, क्योंकि कनेक्टेड हो। मुझे एक बात बताओ, केएफसी का अगर आज मैं ऑडिट करने जाता हूं, यकजहती के साथ बताना, केएफसी का अगर आज मैं ऑडिट करने जाता हूं, किस चीज की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होगा? सेल्स की। अब देखो माशाल्लाह तुम कनेक्ट कर रहे हो कि हाँ यार इस मसले का हेड यहां पर है, तुम बोलो सर सीओजीएस में, भाई नहीं है ना, सेल्स फैक्टर है आपका, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है ना, वो इंपैक्ट है आपका। पहले तो बात समझ आई, यानी जो रिस्क है उसको रेलेवेंट लाइन आइटम से टैगिंग करनी है कि यहां मसला हो सकता है। अच्छा तो आप मुझे ये बताएंगे कि सेल्स में क्यों मसला कह रहे हैं आप? बॉयकॉट की वजह से। इसको हम कहते हैं आपके आयजा की जबान में चेंज इन सोशल पैटर्न्स। चेंज इन, आप अभी मैं आपको बुक रीड कराऊंगा ना, ये तो मेरा प्रॉमिस है कि मैं पहले लॉजिकली समझा के पूरी बुक भी रीड कराऊंगा, ताकि आपको पता हो अच्छा ये ऐसे कवर किया, ये ऐसे कवर किया, ये ऐसे कवर किया। बट अगेन चेंज इन सोशल पैटर्न अगर मैं आपको कह के निकल जाऊं क्लास से तो वो कोई सेंस नहीं बनता। सोशल पैटर्न का मतलब है देखो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में व्यूज क्या है। अब एक और चीज, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हम जीन्स शर्ट पहनते हैं, शलवार कमीज भी पहनते हैं। अब तुम लोग बताओगे हाँ मैं एक नई चीज चेंज कर रहा हूं, ऐसा हो अचानक से कि कोई मौलवी हमारा सदर आके लग जाए और वो बोले अब जो पहनेगा शलवार कमीज पहनेगा, तो जो ये आउटफिटर्स वगैरह हैं अगर मैं इसका ऑडिट करने जाता हूं तो क्या क्या रिस्क है? बस सेल्स, इन्वेंट्री, सेल्स और इन्वेंट्री दोनों क्यों कह रहे हो? एनआरबी लॉस भी होगा। तो यानी आपने ये सोशल पैटर्न्स पे भी नजर रखनी है। चलो अब तुमने एक और बता दिया तो मतलब मैं समझ जाऊंगा गेम ऑन है। आखिरी चीज जल्दी बताओ मुझे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चेंज आया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चेंज आया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जब चेंज आया तो रेट ऑफ टैक्स 29 से 35% हो गया। क्या रिस्क है? रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? टैक्स एक्सपेंस। नहीं खुद सोचो ना, बात समझो भाई। टैक्स रेट चेंज हो गया, मैं तुम्हें लिटरली बताता हूं, अभी जिस इंश्योरेंस कंपनी के मैं ऑडिट कर रहा था उसका टैक्स रेट 29 से 39% हो गया। अच्छा पार्टनर ने छूटते ही मुझसे एक सवाल पूछा, टैक्सेशन देख ली तुमने? मैंने कहा हाँ सर। तो मुझे बोलने बताओ मैंने क्यों पूछा तुमसे ये? मैंने कहा आपने इसलिए पूछा क्योंकि टैक्स रेट 29 से 39 हो गया। बोला अच्छा मतलब तेरे को याद है? मैंने कहा हाँ सर, मतलब ये क्या बात हुई यार, अजीब मजाक लगाया हुआ आपने। तो खैर वो बोला नहीं यार मैं बोल रहा था रिस्क है। अब तुम खुद सोचो यार कि एक पूरी कंपनी का प्रॉफिट है, उसके ऊपर 39% अगर नहीं बुक हुआ तो एक तो लीगल नॉन कंप्लायंस है, ऊपर से आपने क्या चेक किया? मतलब आप तो बोले भाई टैक्स की वर्किंग सही है, रेट गलत चिपका दिया बस।
तो ये बस नहीं है ना, ये मसला है। पहले तो बात समझ आई। और किसी को कॉन्सेप्ट होगा सुपर टैक्स का, अभी आया है। तो जिस कंपनी की इनकम 500 मिलियन से ऊपर है ना, उसको 10% का एडिशनल टैक्स देना है। तो ये भी किसको इंश्योर करना था? ऑडिटर को। तो आपको प्लीज सुनिएगा ये बहुत फोकस के साथ, आपको ये आइजाज ये कहते हैं कि आपने एंटिटी को भी समझना है, उसके ऑपरेशंस को भी समझना है, उसके एनवायरनमेंट को भी समझना है। और एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, लॉज एंड रेगुलेशन भी आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, सोशल पैटर्न्स भी आते हैं। तो ये सारी अंग्रेजी कहाँ लिखी हुई है? आइजा में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में। बट हमें इंग्लिश को इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से नहीं, कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से लेके चलना है। पहले तो यहाँ तक बात क्लियर है, पक्की बात है? आ जाए जी। अब जी, टैक्स रेट अगर इंक्रीज हो गया है तो मुझे एक रिस्क होगा बीइंग एन ऑडिटर कि उसने टैक्स रेट गलत यूज किया होगा, और टैक्स रेट मतलब पुराना वाला यूज किया होगा। तो मेरा यहाँ पे रिस्क क्या था? रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस, क्योंकि होना नहीं चाहिए ना अंडर स्टेट। अच्छा, क्या मैं ये यकीन से कह रहा हूँ, ये शक है? शक है। चलें जी आगे। एक सवाल है आपके पास, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आज की क्लास में ये लिख के सुन के जाऊं। प्लीज आपके सामने है 4 नंबर का सवाल है। क्या ये रहा है कि इवेल्युएट करें अबव सिनेरियो और आइडेंटिफाई करके दें रिस्क। तो प्लीज लिख के बताएं जल्दी से। एक एक बच्चे ने लिखना है, ऑनलाइन वालों प्रॉपर लिखना है। स्टॉक हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, तो आप कह रहे हैं उसकी वजह से एनआरवी लॉस का रिस्क है। चलो जी आगे। अच्छा देखो, एक एक बच्चे ने लिखा, सब सुनना है, 1 मिनट रुक के देखो। इन्होंने लिखा ये वेरी वेल ट्राइड। आपने लिखा ये कि सिंस के मेरे रिसीवेबल बढ़ गए तो उसके जो है ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। दिस राइटिंग थिंग इज रॉन्ग, मतलब ऐसे नहीं लिखना चाहिए। आप कह रहे हो रिसीवेबल इंक्रीज होगा, आप खुद समझो इसका तर्जुमा क्या बनता है। रिसीवेबल इंक्रीज हो गए तो इसलिए ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। नहीं, ये वजह नहीं है, वजह ये नहीं बनती। ऐसे तो इतनी कंपनीज है, मैं आपको दिखाऊं जिसके रिसीवेबल कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, पर उसके डेज सेम रहते हैं। तो दैट डजंट मीन कि आपके रिसीवेबल क्या है, ओवर स्टेटेड है। तो ये लिखना, देखो तभी मैं लिखवाता हूँ, मैं बोलता हूँ सुनाओ मुझे, बताओ कि क्या लिखा है। रिसीवेबल का इंक्रीज होना डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपके रिसीवेबल्स क्या हैं, कोई वजह होगी जिसकी वजह से रिसीवेबल का इंक्रीज होना इटसेल्फ ओवर स्टेटमेंट नहीं है। कोई वजह होगी जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। अब इस सवाल की अगर थीम, चलो मैं भी और बताओ, तुम खुद नहीं बता, बाकी भी लिख रहे हैं, आगे बताओ। ये 2 हैं, एनीवन एल्स? तुम लोगों ने पार्टिसिपेट करना जी। वेरी गुड, इसने यहां से शुरू किया, सिंस देयर इज अ कंपटीशन इन मार्केट। आगे नहीं, ये गलत कर दिया। दैट्स व्हाई देयर इज अ रिस्क ऑफ एनआरवी लॉस नहीं है। हाँ जी बताओ। वेरी गुड, यहां पे रुक के, सिंस द कंपटीशन हैज इमर्ज इन द मार्केट एंड द सेल्स हैव बीन इंक्रीज बाय 15%। भाई कंपटीशन में सेल्स गिरती है, तेरी बढ़ कैसे गई भाई 15%? अच्छा, हो सकता है कि इसकी मोनोपोली हो, बट वो अभी हमें नहीं पता ना। हम तो रिस्क देख रहे हैं कि कंपटीशन होना और सेल्स के इंक्रीज होना दो अलग अलग बातें हैं। तो क्या ये आपस में कोरिलेशन मैच करता है या नहीं करता? नहीं करता। तो पहली चीज तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखी, सिंस द कंपटीशन हैज इमर्ज इन द मार्केट एंड द सेल्स हैव बीन इंक्रीज बाय। तो आपने बेसिस बताई पहले, उसको सवाल से सिचुएशन को उठाया, बताया सेल्स इंक्रीज हो रही है इवन दो कंपटीशन है, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। कितने लोगों ने ये लिखा है? ड्यू टू कंपटीशन सेल्स इंक्रीज हो रही है, लिखा है? और बाकी नहीं लिखा? नहीं, बाकियों ने सही बताओ, नहीं लिखा सेल्स वाला? चलिए जी, यानी 2 चीजें समझ आई, कंपटीशन होना और सेल्स का ऊपर जाना, 2 आपस में रिलेटेड बातें, अनरिलेटेड। अनरिलेटेड, जहां अनरिलेटेड है वो रिस्क है। अब यहां पे एक रीड करते हैं, एज कंपटीशन हैज इमर्ज, ये मुजम्मिल हुसैन लिख रहे हैं, एज द कंपटीशन हैज इमर्ज इन मार्केट इन द रिजल्ट देयर माइट बी द ओवर स्टेटमेंट इन सेल्स व्हाइल। अच्छा देखो, इन्होंने जैसे लिखा ना, एज द कंपटीशन हैज इमर्ज इन मार्केट, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। नहीं, आप बोलोगे कंपटीशन, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी एंटिटी में कंपटीशन हो और सेल्स गिर गई हो, तो क्या ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है? अब नहीं,
लाजमी तो नहीं है कि कंपटीशन है तो ओवर स्टेटमेंट का लाजमी रिस्क हो, क्यों? क्योंकि मुझे सेल्स की इंफॉर्मेशन तब पता नहीं है, इसमें पता है। वो कह रहा है कंपटीशन है, उल्टा सेल्स कितने परसेंट से ऊपर गई है? 15% से। तो क्या ये बात आपस में रिलेट होती हुई दिखती है या अनरिलेटेड है? और जहां अनरिलेटेड है, जहां ये मैचिंग नहीं हो रही, वहां पे क्या आता है? रिस्क। चलें जी आगे। अच्छा, एनआरबी का लिखा कैसे वो बताओ। अच्छा, अब जरा इसको हम यूं समझ भी लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा सिंस देयर इज अ इंक्रीज इन इन्वेंट्री, आप ये खुद सोचो, मैनेजमेंट कह रही है कि मेरी इन्वेंट्री इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मैंने बेचा ज्यादा है। तो बोलो भाई बेचा ज्यादा है तो बेवकूफ तेरी इन्वेंट्री कम होगी। ऐसा आपको मिलेंगे पीस, कभी ऑडिट करने जाओगे ना, बोलेगा भाई इन्वेंट्री बेच ज्यादा था तो इन्वेंट्री भी ज्यादा है। मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है भाई, मतलब क्या लगाई वगाई हुई है, क्या हुआ हुआ है, कौन सी पीस है कि इन्वेंट्री बेची भी जा रहा है, पड़ी हुई भी है। हाँ, अनलेस के वो ये कहे कि भाई हमने एक्स्ट्रा स्टॉक मंगवा के रखा हुआ है, तो हम फिर उसको ये बोलेंगे भाई कंपटीशन है, तू कहाँ बेच रहा है, दुनिया की लगी हुई है, तुम बेचे जा रहे हो। तो उसका कोई बेसिस होने चाहिए, आइदर तो मोनोपोली में तो वो फिर प्रूफ करेगा। प्रूफ करना किसका काम है? क्लाइंट का। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बच्चों ने तो ये वाला लिखती हैं स्टेटेड द कंपनी। अच्छा, एक और चीज़ मैं सही करूँ। पहला सवाल है, तुमने 100% भी गलत किया तो कोई मसला ही नहीं है, सीख रहे हैं अभी तो। मैंने तो लिखना भी नहीं सिखाया, मैंने उसे बोला सिचुएशन को पिक करो, लिंक करो, सिचुएशन को पिक करो, लिंक करो। यहाँ पे तैयबा लिखती हैं स्टेटेड, ऐसे कभी नहीं लिखना एग्जाम में स्टेटेड। वो बोलेगा मैंने तो सवाल दिया है, मुझे क्या बता रहे हो स्टेटेड इन दी अबव क्वेश्चन, ये कभी नहीं लिखना। आगे देखो, कंपनी हैज नॉट अचीव द लास्ट ईयर टारगेट एंड डिस्पाइट ऑफ इमर्जिंग कॉम्पिटिशन there is a hike of 15% sales shows the risk of overstatement। बाकी आगे बिल्कुल सही लिखा है, as stated को हटा दो तो बिल्कुल सही है तैयबा। and their overstatement of debtor days due to understatement not maintaining proper provision, ये भी इन्होंने बिल्कुल सही लिखा कि इन्होंने जो है अपने रिसीवेबल्स को डबल किया हुआ है, और ऐसी बात है सेल फेक बुक हुई होगी तो रिसीवेबल भी फेक होगा, तो क्या वो रिकवरेबल होगा या रिकवरेबल? वो भी ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है। अच्छा, राजा अली लिखते हैं देयर इज द कंपटीशन इन द मार्केट, कंपनी विल फेस डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स इन्वेंट्री। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही लिखा है कि एज कंपटीशन है तो कंपनी को डिफिकल्टी होगी अपनी इन्वेंट्री को बेचने में। देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो, इंक्रीज इन इन्वेंट्री डेज इंडिकेट दैट देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड एनआरवी एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। एंड जो आपकी है ना, जो ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी के लिए तो इन्वेंट्री के लिए तो यूज कर सकते हो, पर अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि दोनों के लिए ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा। आगे, अच्छा भाई, मोहम्मद सिद्दीक लिखते हैं कि since the competition has emerged in the market there is a risk of overstatement of inventory as the entity might not have recorded the NRV loss। बिल्कुल सही है। The company was not able to achieve sales target even in last year and current year sales have been increased by 15%। even though the competition is there, this indicates a risk of overstatement of revenue। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जितने बच्चे हैं अंग्रेजी आगे पीछे करके सिर्फ ये भी लिख दें कि since there is a competition in the market and sales have been increased by 15%, there is a risk of overstatement of revenue। अगर सब एक ही पिच पे आ गए तो रिस्क तो बता दिया ना, ये चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जो अंग्रेजी है वो ऑन टारगेट होनी चाहिए। अगेन आज और आखिरी क्लास तक यही कहूँगा, आपका आइडिया कन्वे होना चाहिए, पर आइडिया थ्रू दी करेक्ट अंग्रेजी प्रॉपर थोड़ी सी। ऐसा नहीं कि मेरे को प्रो इंग्लिश चाहिए, नहीं, आइडिया कन्वे हो जाए कहानी खत्म। कोई और सुनाएगा भाई? हाँ, एसिड की इम्पेयरमेंट हो सकती है, पर जब हमें लगे कि भाई तमाम तरह सेल्स में गवाए जा रहा हूं। पर यहां पे तो ये कह रहा है ना कि कंपटीशन की वजह से हमें सेल्स का भी रिस्क है। अगर देखो, इसने सवाल अच्छा किया बच्चे ने कि बोल रहा है कि भाई सर इम्पेयरमेंट का रिस्क भी तो हो सकता है। इम्पेयरमेंट का रिस्क पता है मैं कब लिखूंगा? सुनना, जब आपको सवाल में सिचुएशन दी हुई हो और सवाल आपको ये कह रहा हो कि सेल्स हर साल नीचे आ रही है, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो किसका रिस्क होगा? पीपी की इम्पेयरमेंट का रिस्क होगा। आगे तो मजीद है, पर हमने तो कुछ चीज़ें देखी हैं। हाँ जी, एनीवन एल्स? जी, वही तो कह रहा हूँ, देखो अगर सेल्स फेक है तो रिसीवेबल्स भी फेक होंगे। तो मैं कह रहा हूँ तो रिकवर किससे करोगे? यानी मैंने कहा कि भाई मैंने रिसीवेबल बुक करके सेल्स बुक कर ली, सामने बंदा ही नहीं है। नहीं, अब सुने, देखें, ये कह रही है कि सर मैनेजमेंट ने सही किया है। मुझे आप एक बात बताएं,
मैनेजमेंट सही कैसे किया है? अब देखें दो चीजें, भाई ये कह रही है सर मैनेजमेंट ने सही किया है, मैं कह रहा हूं सही गलत की बात ही नहीं है, यहाँ पे बात है रिस्क की। आप पता है मैनेजमेंट के साइड पे आके सोच रहे हो, लगता है पैसे खाएं इधर। सुनो वापस से सुनो प्लीज, फोकस करो यार प्लीज, इनको क्लियर करने दो। देखो हमारा मकसद क्या है, सिचुएशन को देख के, एंटिटी को देख के मसले देखना। क्या अभी मैंने ऑडिट शुरू कर दिया, सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूं। अच्छा आप किसी इदारे में गई, कॉन्सेप्चुअली समझ लो, आप किसी इदारे में गए, आपने बोला कि भाई उसके इंडस्ट्री को देखा, इंडस्ट्री में चल रहा है कंपटीशन, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अच्छा सिंस यू आर ऑपरेटिंग इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, जो एंटिटी है तुम्हारी, तो उस एंटिटी के अंदर सेल्स ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सही है। जब आपने देखा कंपटीशन है, फिर भी इसने 15% की सेल्स का इंक्रीज मार दिया है, पहला रिस्क तो ये आ गया कि सेल्स क्या हुई हुई है। तो जब आप कह रही हैं खुद से सेल्स ओवर स्टेट हुई हुई है, तो रिसीवेबल्स भी ओवर स्टेट हुए हुए, दोनों साथ है ना। तो मैं ये तो नहीं कह सकता सेल्स गलत है तो रिसीवेबल सही है, सेल्स भी गलत है, तो वही कह रहा हूं ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। बात समझ आ रही है। अच्छा फिर इन्वेंट्री पे आ गए, भाई हम कह रहे हैं, अभी मैंने तुम्हें प्रूव किया कि कॉम्पिटिटर आ गया, और कॉम्पिटिटर जाहिर सी बात है तुमसे सस्ते दामों में बेचने की कोशिश करेगा, तो क्या तुम अपनी इन्वेंट्री को बेच पाओगे? तो जब इन्वेंट्री को नहीं बेच पाओगे तो वो बल्क होगी, बल्क होगी तो बिकेगी नहीं, तो एनआरवी का लॉस आ गया। तो यहां पे भी तो यही हो रहा है, बात समझ आ रही है। तो कंपटीशन से सारी चीजें ड्राइव हो रही हैं। तो कितने लाइन आइटम हिट हो रहे हैं? 3, पहला सेल्स, दूसरा रिसीवेबल, तीसरा इन्वेंट्री। पहले तो बात समझ आई। तो इस सवाल के अंदर कुल मिला के आपके जो रिस्क आइडेंटिफाई हुए थे वो कितने थे? 3। जी यानी वो ये सवाल पूछ रहे थे कि सर सेल्स अगर डिक्रीज हो, मैं किसी सवाल के अंदर, मैंने आप क्लास में आते भी एग्जांपल दी थी अपनी रिसेंट कल मीटिंग की, कि कभी आप कोई सवाल देखें और आपको ना वो चार्ट दे देगा, बोलेगा 3 सालों की सेल्स ये है, तो आप देखेंगे 1 साल में सेल्स 10% से गिरी, फिर 25% से गिर गई, और नीचे लॉसेज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके एसेट्स इतना कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहे, और आपके एसेट्स क्या हो चुके हैं? इम्पेयर हो चुके हैं, वैल्यू इन यूज कम हो गई ना। तो वैल्यू इन यूज कम होने की वजह से आपके एसेट्स की क्या आ जाएगी? पर क्या मैं यकीन से कह रहा हूँ या शक से कह रहा हूँ? शक से कह रहा हूँ जी। हाँ तो देखो अगर कंपटीशन हाई हो गया हो इतना, तो बोले एसेट तो सही है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना एसेट सही होंगे, मुझे वैल्यू इन यूज निकाल के दे दे वो। देखो सवाल क्या है, सवाल तो बच्चे ने बिल्कुल सही किया है, कैसा हो सकता है ना एसिड इम्पेयर्ड ना हो। भाई एसिड इम्पेयर है या नहीं है तुम्हें कब पता लगेगा? ऑडिट के बाद। अच्छा ऑडिट के बाद भी जब तुम ये मेक श्योर कर लो कि वैल्यू इन यूज सही है। मैं देखो हर अब मैं जब क्लाइंट से बात कर रहा था ना, तो मेरे बच्चे भी बैठे हुए थे वहां पे, वो मुझे कह रहे हैं कि सर क्लाइंट तब नहीं जाए। मैंने कहा भाई तबेगा क्यों? भाई मेरा काम है, उसका काम है जवाब देना। तो जब मैंने कहा कि भाई आपने मुझे वैल्यू इन यूज निकाल के देनी है, तो क्लाइंट ने मुझे कहा कि अच्छा वैल्यू इन यूज से अगर इम्पेयरमेंट नहीं है, तो मैंने कहा नहीं करेंगे। बोले अगर आ गई तो मैंने कहा करेंगे। तो बोले कितनी भी आएगी करेंगे, मैंने कहा कितनी भी आएगी करेंगे, सीधी सी बात है। तो अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं ये सारे पैरामीटर्स को हटा दूं, मैं नहीं सोच के जाऊं, मैं सिंपल सेल्स को वेरीफाई करके आ जाऊं, इनवॉइसेस देख के आ जाऊं, ऑडिट तो तब भी हो जाएगा। पर क्या ऑडिट रिस्क बेस हुआ या ऐसा ही हो गया? ऐसे ही हो गया। टारगेटेड ऑडिट आईएफआरएस की कंप्लायंस से ऑडिट आप तब करेंगे जब आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना आता है। पहले बताओ दोनों में फर्क क्लियर है? तो आइदर यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि रिस्क असेसमेंट अच्छी करता हो, और आइदर यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इस खातून की तरह हो। ये नहीं, अभी भी ऐसे ही घूमती है ये फुल मत, वाकई में ऐसा है। अब ये इसको हमने अपनी टीम से हटा दिया है, सुन तो रही होगी अगर इसने कभी देखा ही है, बट खैर मैं इसका सीनियर मैनेजर तो कुछ भी नहीं कर सकती इधर। खैर अच्छा भाई, खैर समझने की बात ये से समझाना तुम्हें ये था कि यार आपने ज़रा ना लॉजिकली लेके चलना है। बात क्लियर है? तो पहले ये बता दो, अब अगर मैं समरी बनाऊं, समरी ये कि बिफोर यू स्टार्ट ऑडिट यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, एंगेजमेंट लेटर साइन करो, उसके बाद क्या करो? रिस्क असेस। वेरी गुड यार, जल्दी से इधर बात सुननी है मेरी। रिस्क असेस जब आप करेंगे तो रिस्क असेसमेंट आपसे कोई पूछे कैसे होगी? एंटिटी को और इन्वायरमेंट को समझ के। अच्छा आपने क्या ऐसा हो सकता है आपने एंटिटी को समझा, इन्वायरमेंट को समझा, कुछ भी नहीं मिला? हो सकता है, सब सही हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर समझे बगैर आपने कंक्लूड नहीं करना। अच्छा आपने एंटिटी को समझा, जल्दी तुम लोग बताओगे गोली गोली तो, क्योंकि स्पीड में। आपने एंटिटी को समझा, एंटिटी एक्सपोर्ट करती है, रिस्क ऑफ यूजिंग, तो आपने एनवायरनमेंट को देखा ही नहीं, देखने की नीड ही नहीं है अभी।
जो मैंने देखा उससे समझा ये गलती हो सकती है। मैं कह रहा हूं रिस्क का मतलब है गलती हो सकती है, रिस्क का मतलब है गलती हो सकती है। तो गलती हो सकती है, कहां हो सकती है, कैसे पता लगेगा? जब समझोगे एंटिटी को, एनवायरमेंट को। अब आगे सुनिएगा प्लीज, प्लीज फोकस के साथ। आखिरी 2-3 चीजें मैंने कहा, एंटिटी एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट पे बैन है, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, पक्की बात है। पीपी क्यों नहीं कह रहे सर? वो लाइन आइटम हिट नहीं हो रहा ना, वो फैक्टर नहीं है। अच्छा, कंटिन्यूसली सेल्स गिरे जा रही है, लॉसेस आए जा रहे हैं, कैश फ्लो प्रॉब्लम है, पीपी की इम्पेयरमेंट का रिस्क है, तो वैल्यू इन यूज क्या होगी? कम होगी। अच्छा, यकीन से कह रहे हो, शक से कह रहे हो? पॉसिबिलिटी है एरर की कि हो सकता है और हमें पता ना हो। हम तो शक, हम तो क्वेश्चन रेज करना तो ऑडिटर का काम है ना, क्वेश्चनेबल माइंड। चलें आगे। डेटर डेज इंक्रीज हो रहे हैं, जल्दी बताओ। बैड डेट्स का रिस्क है। इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो रहे हैं, एनआरबी लॉस का रिस्क है। पहले बताओ यहां तक के फैक्टर समझ आते हैं? आज एक केस स्टडी आ जाएगी आपके पास, सही है जी, बेस्ड ऑन द करंट फैक्टर्स। तुम कहते हो तुम्हारी परमिशन हो तो एक एडिशनल डालूं, खुद ढूंढना उसमें एक एडिशनल, सही है, जो मैंने डिस्कस नहीं किया, पर आई विल एक्सपेक्ट कि तुम पिक कर लोगे उसमें से, सही है जी। मिलते हैं जी अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़। समील ये मुझे व्हाट्सएप कर दो, ये सही है? एक मिनट, हाँ मुस्तफा।